आज हम आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छा नियम बताने जा रहे हैं। देखें, नियम नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज 13वां दिन है। हम आपको कुछ बेहतरीन नियम आज बताएंगे। आज नियम बताएंगे आपको कि अगर पीसी पास्ट टेंस में रहें, अगर पीसी पास्ट टेंस में रहें तो यस्सी भी पास्ट टेंस में होगा, यस्सी भी पास्ट टेंस में ही होगा, पास्ट टेंस में होगा। पीसी रहे पास्ट में तो यस्सी भी रहे पास्ट में। दोस्तों, पीसी माने प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी माने प्रिंसिपल क्लॉज, यस्सी माने सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अगर शुरू वाला भाग, किसी वाक्य का शुरू वाला भाग अगर पास्ट टेंस में है, शुरू वाला भाग पास्ट टेंस में है तो उसके बाद वाला भाग भी पास्ट टेंस में ही होगा। शुरू में रहे पास्ट तो बाद में भी होगा पास्ट। शुरू वाले पोर्शन को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, बाद वाले पोर्शन को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक उदाहरण द्वारा आप समझें। मैंने कहा कि वह जा रहा है। ये तो हिंदी सेंटेंस है, अंग्रेजी में भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा कि वह जा रहा है, तो मैंने कहा यह शुरू वाला पोर्शन है, कि वह जा रहा है यह बाद वाला पोर्शन है। तो शुरू वाले पोर्शन को कहते हैं पीसी, पीसी माने प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज माने प्रधान उपवाक्य। क्लॉज वाले वीडियो जब देखेंगे तो आपको क्लॉज समझ में आएगा। लगे हाथ हम बता दें, क्लॉज कहते किसे हैं? शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जिसमें कर्ता और क्रिया हो क्लॉज कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। शब्दों का समूह होना चाहिए, उसमें कर्ता और क्रिया होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं क्लॉज। तो शुरू वाला पोर्शन अगर पास्ट में है तो बाद वाला पोर्शन भी हमेशा पास्ट में होगा। देखें यहाँ पर है रहा है, रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, रहा है के लिए सहायक क्रिया बनी है इज एम आर, इज एम आर। तो अगर हम इसका अनुवाद करें तो मैंने कहा तो हो जाएगा आई सेड, आई सेड। की अंग्रेजी डैट, आई सेड डैट। वह जा रहा है, अगर सीधा सीधा अगर इसका अनुवाद करना चाहें तो यही होगा कि ही इज गोइंग। आप भी यही कहेंगे, यही लिखेंगे, यही समझेंगे और ये भी कहेंगे कि हाँ भाई ये सही है। वह जा रहा है माने इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, एक साथ ही लगना है, ही इज गोइंग। मैंने कहा कि वह जा रहा है, आई सेड दैट ही इज गोइंग। अगर मैं कह दूं मैंने कहा कि वह जाएगा तो आप कह दोगे आई सेड दैट ही विल गो, ही विल गो। मैंने कहा कि वह जा सकता है तो आप यही कहोगे कि आई सेड दैट ही कैन गो, ही कैन गो। मैंने कहा कि वह जाता है तो आप कहोगे आई सेड दैट ही गोज। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप जो समझ रहे हो वो सही भी हो, ये सब रॉन्ग है। अगर हो गया आई सेड दैट ही इज गोइंग, ये गलत है। मैंने कहा कि वह जाएगा, ही विल गो, ये भी गलत है। ही कैन गो, ये भी गलत है। ही गोज, ये भी गलत है। मैंने कहा कि वह जाता है, आई सेड दैट ही गोज। मैंने कहा कि वह जा सकता है, आई सेड दैट ही कैन गो, ये भी गलत है। काहे गलत है? इसके लिए आप एक नियम समझ लीजिए। शुरू वाला पोर्शन अगर पास्ट टेंस में है, आई सेड, सेड क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब पास्ट है।
पास्ट का मतलब दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट के चारों टेंस में कोई हो तो पास्ट हो। तो बाद वाला वाक्य भी हमेशा पास्ट में ही होता है। तो ये सब गलत है, ये सही होगा, लेकिन सही अनुवाद होगा आई सेड, मैंने कहा कि डैट वह जा रहा है, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसी का आप पास्ट बना दीजिए। इजेमार का पास्ट वाज वेयर होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, में लगना है तो माइट लगा दीजिए, कैन लगना है तो कुड लगा दीजिए, डू डज लगना है डिड लगा दीजिए, जैसे या ईएस लगना है तो सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, हैज हैव लगना है तो हैड लगा दीजिए। मैंने कहा कि वह जा रहा है, इसका अनुवाद होगा आई सेड दैट ही वाज गोइंग। देखिए रूल्स ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। आई सेड ये पास्ट टेंस है और ये इधर भी पास्ट टेंस है, शुरू में रहे पास्ट तो बाद में भी रहे पास्ट, इसलिए ये सही है। अगर मैं यही कह दूं कि मैंने कहा कि वह जाएगा तो हो जाएगा डायरेक्ट ही वुड गो। जहां विल लगना चाहिए आपके अनुसार, अंग्रेजी के नियम के अनुसार वहां पर वुड होना चाहिए। मैंने कहा कि वह जाएगा, आई सेड दैट ही वुड गो। मैंने कहा कि वह जा सकता है, तो इसका होगा आई सेड दैट ही, कैन का पार्ट हो जाएगा कुड, ही कुड गो। मैंने कहा कि वह जाता है, आई सेड दैट ही, अब गो का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए वेंट, ही वेंट। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस सब हो जाते हैं पास्ट में। डू डज रहेगा डिड हो जाएगा या सेकंड फॉर्म हो जाएगा, इजेमाल लगना है तो वाज वेयर लगा दीजिए, हैज हैव लगना है तो हैड लगा दीजिए। अगर यही होता मैंने कहा कि वह जा चुका है तो आई सेड दैट ही हैड गॉन, हैज हैव लगना है तो हैड लगा दीजिए, विल सेल लगना है तो वुड लगा दीजिए, विल बी सेल भी लगाना है तो वुड भी लगा दीजिए, विल हैव बीन सेल है बीन की जगह पर वुड हैव बीन लगा दीजिए, कैन का कुड, मे का माइट, कैन का कुड मे का माइट, इज टू एम टू आर टू रहे तो वाज टू वेयर टू लगा दीजिए। तो दोस्तों ये पहला नियम है कि अगर शुरू वाला पोर्शन पास्ट में रहे तो बाद वाला पोर्शन भी निश्चित रूप से पास्ट ही होता है। कहने का मतलब शुरू में अगर पास्ट है तो इधर वाला पोर्शन कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकता है, डू डज नहीं हो सकता है, इजेमार नहीं हो सकता है, हैज हैव नहीं हो सकता है, हैज बीन नहीं हो सकता है, विल सेल नहीं हो सकता है, विल बी सेल भी नहीं हो सकता है, विल हैव सेल हैव नहीं हो सकता है, विल हैव बीन सेल हैव बीन नहीं हो सकता है, कैन नहीं हो सकता है और मे भी नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अंग्रेजी का यही नियम है कि अगर शुरू वाला वाक्य पोर्शन पास्ट में रहे तो बाद वाला पोर्शन भी पास्ट होगा। ये लगभग वही नरेशन वाला नियम है। नरेशन सिंपल इनडायरेक्ट नरेशन में पहला ही नियम है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होते हैं। अब आप इसी से दूसरा नियम समझ लीजिए। इसी नियम का अपवाद है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, अगर पीसी पास्ट में है तो पीसी माने दोस्तों हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अगर पीसी पास्ट में है तो यसी भी पास्ट में होता है, यसी भी प्रेजेंट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है। जो नियम पहले हमने बताया उसी का अपवाद है। पहले हमने बताया कि शुरू वाला पोर्शन अगर पास्ट में रहे तो बाद वाला पोर्शन भी पास्ट ही होना चाहिए।
अब क्या बता रहा हूं, उसी का अपवाद है कि शुरू वाला पोर्शन अगर पास्ट में है तो बाद वाला पोर्शन प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। एक देखें कब कब ये नियम लागू होगा, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वत्रिक सत्य हो, जब कोई हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, आदतन कार्य हो, जब कोई प्रोवर्ब हो, कोई मुहावरा हो, जब कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो। एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं, आप उसे ध्यान पूर्वक देखें। नियम क्या है, अगर शुरू वाला पोर्शन मतलब प्रिंसिपल क्लाज अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाज भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। कब कब, जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे मैं लिख दूं मैंने कहा कि, अब मैंने कहा की जगह पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा कि, तुमने कहा कि, उसने कहा कि, मेरी मम्मी ने कहा कि, मेरे सर ने कहा कि, मैंने कहा कि पृथ्वी गोल होती है या पृथ्वी गोल है, मैंने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब आप इस पोर्शन पर ध्यान दीजिए, शुरू वाला पोर्शन पास्ट है ही, अगर यसी प्रिंसिपल क्लाज अगर पास्ट में हो, ये प्रिंसिपल क्लाज पास्ट में है मतलब शुरू वाला पोर्शन पास्ट में है, बाद वाला पोर्शन भी प्रेजेंट हो सकता है। कब, जब सार्वत्रिक सत्य हो, पृथ्वी गोल है यह एकदम से सही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैंने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, ये भी सही बात है। मैंने कहा कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ये भी सही बात है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैंने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है। मैंने कहा कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये भी सही बात है, माने आदतन कार्य है, हैबिचुअल एक्शन है। मैंने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये प्रोवर्ब है। मैंने कहा कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, मैंने कहा कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, ये हिस्टोरिकल इवेंट है। दोस्तों, जब बाद वाले भाग में कोई ऐतिहासिक घटना हो, कोई कहावत हो, कोई आदतन कार्य हो, कोई सार्वत्रिक सत्य हो, सर्वदा सत्य रहने वाली बात हो, तो वो पहले वाला नियम लागू नहीं होता है। शुरू में रहे पास्ट तो बाद में भी हो सकता है प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। तो देखें इसका अनुवाद देखें, मैंने कहा कि पृथ्वी गोल है, आई सेड डैट पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, ये सही है। प्रिंसिपल क्लाज पास्ट में है, शुरू वाला पोर्शन पास्ट में है, बाद वाला पोर्शन भी प्रेजेंट टेंस में है, ये लग गया है, ये सही है। बस बात वही है, यूनिवर्सल ट्रुथ रहे, प्रोवर्ब रहे, हैबिचुअल एक्शन रहे, हिस्टोरिकल इवेंट रहे, तो यह पहले नियम का अपवाद है, यह पहले नियम का अपवाद है, यह सही है। अगर इसमें पहला वाला नियम अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई सेड दैट द अर्थ वाज राउंड। एक बार पिछला फिर देख लीजिए, मैं लिख दूं
मैंने कहा कि वह लिखता है। मैंने कहा कि वह लिखता है। एक बार ऊपर वाला देख लीजिए, एक बार नीचे वाला देख लीजिए, दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। इसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि पृथ्वी गोल है, मैंने कहा कि वह लिखता है। तो आप देखें, इसका होगा आई सेड डैट ही रोट। मैंने कहा कि वह लिखता है, आई सेड डैट ही रोट। एकदम सही है, इसमें कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। नियम कहता है कि अगर शुरू वाला पोर्शन पास्ट टेंस में हो, बाद वाला पोर्शन भी हमेशा पास्ट होता है। बाद वाला पोर्शन हमेशा पास्ट होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, शुरू वाला पोर्शन अगर पास्ट रहे तो बाद वाला पोर्शन कभी प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता है। प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता है। इधर इजे मार नहीं आ सकता, डू डज नहीं आ सकता, हैज हैव नहीं आ सकता, हैज बीन हैव बीन नहीं आ सकती, विल शैल नहीं आ सकता, विल बी शैल भी नहीं आ सकती, विल हैव शैल हैव नहीं आ सकता, विल हैव बीन शैल हैव बीन नहीं आ सकती, कैन नहीं आ सकता, मे नहीं आ सकता। ठीक, तो ये पोर्शन आप, ये पहला वाला नियम है, शुरू वाला पास्ट में रहे तो बाद वाला भी पास्ट हो जाएगा। हिंदी में भले ही प्रेजेंट टेंस में लिखा रहे, लेकिन अंग्रेजी जब बनाएंगे तो उसी का पास्ट हो जाएगा। कैन का कुड, मे का माइट, इज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हैड, डू डज का डिड। अब आप इसमें देखिए, मैंने कहा कि पृथ्वी गोल है, आई सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो ये वाला नियम इस पर अप्लाई नहीं होगा। ये वाला नियम चार जगह अप्लाई नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, हिस्टोरिकल इवेंट रहे, प्रोवर्ब रहे और हैबिचुअल एक्शन रहे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों नियम आप समझ रहे होंगे। ये इनडायरेक्ट नरेशन वाला नियम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक महत्वपूर्ण नियम है। कि हमने आपको दो नियम बताया, अब आप एक तीसरा नियम देखें। नियम नंबर 3, एक उदाहरण देखें। मैंने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। मैंने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, या मैंने कहा कि वह कहाँ जा रहा है। तो देखें, इसका होगा आई आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। आई आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। एक नियम आप समझिए, इसी से हजारों अनुवाद आप कर सकते हैं, हजारों क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। मैंने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। अब आप सेंटेंस चाहे जो बना लीजिए। मैंने पूछा कि वह कौन है। मैंने पूछा कि तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कब आओगे, तुम कैसे जाओगे, वह कब आएगा, वह कब जा रहा होगा ना। तो देखिए, मैंने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, आई आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। अब आप जैसे हिंदी लिखा है उसी के अनुसार अनुवाद एक बार कीजिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा
की अंग्रेजी डैड, आई आस्क्ड डैड, वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। अब आप ऐसे भी कर दीजिए, आई आस्क्ड डैड वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो कहेंगे वह कहाँ जा रहा है, अंग्रेजी वेयर इज ही गोइंग, की अंग्रेजी डैड, और मैंने पूछा अंग्रेजी आई आस्क्ड। दोस्तों समझना आपको यही है कि नियम क्या कहता है और आप क्या सोचते हो। नियम ये कहता है कि अगर WH वर्ड बीच में आ जाए, WH वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, क्या, कि अंग्रेजी बीच में अगर आ जाए, WH अगर बीच में आ जाए, व्हेन आ जाए, व्हाई आ जाए, हाउ आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ मच आ जाए, व्हेन आ जाए, तो नियम कहता है WH वर्ड के बाद तुरंत कर्ता लगानी चाहिए। WH वर्ड के तुरंत बाद कर्ता लगानी चाहिए और इस कर्ता के बाद ही क्रिया लगानी चाहिए। WH के तुरंत बाद कर्ता और उसके बाद क्रिया। WH माने कब रहे, क्यों रहे, कैसे रहे, कहाँ रहे, कितना रहे, क्या रहे। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। चाहे जो भी सेंटेंस बना लीजिए आप, एक नियम आप समझिए, WH के तुरंत बाद कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया। और एक नियम समझिए, तो WH के वर्ड के पहले कभी डैड का प्रयोग नहीं होता है। WH के पहले कभी डैड का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि WH वर्ड जो है ये खुद ही कंजक्शन का काम करता है, ये खुद ही सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। यहाँ पर चाहे जो WH वर्ड लिख देंगे, वाट, व्हिच, वेयर, whom, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, जो भी WH वर्ड लिख देंगे ये समझ लीजिए कि ये कंजक्शन है। जब एक कंजक्शन पहले से है तो उसके पहले डैट नाम का दूसरा कंजक्शन क्यों लगाएंगे, कहने का मतलब नहीं लगाना चाहिए। इसलिए आई आस्क्ड डैट वेयर इज ही गोइंग, तो वेयर के पहले डैट आ गया इसलिए ये गलत है। वेयर के पहले डैट आ गया इसलिए गलत है। वेयर खुद कंजक्शन है, वेयर खुद कंजक्शन है। जब एक कंजक्शन ऑलरेडी है, जब एक कंजक्शन से काम चल जा रहा है तो दूसरे कंजक्शन की कोई जरूरत नहीं। वेयर माने की कहाँ, व्हाट माने की क्या, हु माने की कौन, व्हेन माने की कब, हाउ माने की कैसे, हाउ मच माने की कितना, हाउ मेनी माने की कितने। तो दोस्तों WH वर्ड के पहले डेट नहीं आना चाहिए, ये गलत है। अब आप देखें, इस WH के तुरंत बाद वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अंग्रेजी का नियम कहता है अगर किसी सेंटेंस के बीच में WH वर्ड है, कब है, क्यों है, कैसे है, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया नहीं आनी चाहिए। तो तुरंत बाद सहायक क्रिया आ गई है इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। तो WH वर्ड के तुरंत बाद कर्ता लगाइए, कर्ता के बाद क्रिया लगाइए। अच्छा, क्रिया यहाँ पर इज लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। नियम ये पहले वाला है, अगर शुरू वाला पोर्शन पास्ट में है तो बाद वाला पोर्शन भी निश्चित रूप से पास्ट ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इजेमार भी गलत है। तो दोस्तों ये पोर्शन पूरी तरह से गलत है। सही यही है, आई आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग, हमने इज की जगह पर वाज लगा दिया जो टेंस के अनुसार सही है। शुरू वाला पोर्शन पास्ट में है तो बाद वाला भी पास्ट होना चाहिए, इस हिसाब से वाज लगा है, सही है। दूसरी बात, WH के तुरंत बाद कर्ता आया है, अंग्रेजी ये कहती है WH वर्ड अगर बीच में है तो उसके तुरंत बाद कर्ता आना चाहिए, तो ये भी नियम फॉलो करता है, ये सही है। तीसरी बात,
WH वर्ड के पहले कभी डैट नहीं आना चाहिए, डैट नहीं आया है, इसलिए ये सही है। आई आर्ड वेयर ही वाज गोइंग, ये सही है। अब आप एक दूसरा नियम दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मैंने कहा कि वह कौन है, वह कौन है। मैंने कहा कि वह कौन है। तो आप देखें, तो हम इसको लिखें आई आस्क्ड, आई आस्क्ड। कौन की अंग्रेजी हु के तुरंत बाद करता हु, ही है का अंग्रेजी इजेमार, इजेमार की जगह पर क्या लिख दें हु वाज। आई आस्क्ड हु ही वाज। फिर आप देख लें, अगर मैं लिख दूं आई आस्क्ड डाइट हु इज ही, तो ऐसा लिखने की या ऐसा समझने की गलती कदापि मत कीजिएगा, ये गलत है। आई आस्क्ड डैट हु इज ही, हिंदी है वह कौन है, अंग्रेजी हो गई हु इज ही, लेकिन ये गलत है। फिर वही पुराना नियम, शुरू वाला पोर्शन अगर पास्ट में रहे तो बाद वाला भी पार्ट होना चाहिए, और हु के पहले डायरेक्ट कंजक्शन आया है, ये गलत है। हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया आ गई, ये भी गलत है, इसलिए यह पोर्शन गलत है। ये होगा आई आस्क्ड हु ही वाज, हु के बाद करता, WH के तुरंत बाद करता आना, जो लग रही है लगने वाली है उसी का पाठ बना दीजिए। मैंने कहा कि वह कौन है, कहा कि अंग्रेजी ये निश्चित रूप से आर्ड होगी, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम कह देते आई टोल्ड हु ही वाज तो भी गलत है, आई सेड हु ही वाज तो भी गलत है। दोस्तों, अगर इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो निश्चित रूप से कहा कि अंग्रेजी हमेशा आस्क्ड होगी। फिर से आप सुन लीजिए, अगर यहाँ पर मैंने कहा कि वह कौन है, मैंने कहा कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ जाएगा, वह क्या खाएगा, वह कैसे खाएगा, वह क्यों जाएगा, अगर हो प्रश्नवाचक शब्द हो, कब क्यों कैसे की हिंदी हो, तो इस कहा की अंग्रेजी कभी भी सेड नहीं होगा, कभी भी टोल्ड नहीं होगा, कभी सेड नहीं होगा, कभी टोल्ड नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जब भी होगा तो आस्क्ड होगा। क्या होगा, आई आस्क्ड हु ही वाज। मैंने कहा कि वह कहाँ जा रहा है, आई आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। मैंने कहा कि वह कहाँ जाएगा, आई आस्क्ड वेयर ही वुड गो, वेयर ही वुड गो। दोस्तों, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हर कंपटीशन में पूछा जाता है। जितनी सावधानी पूर्वक इसे देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, अंग्रेजी पर उतना ही एकाधिकार आपका होगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।